Hello everyone, welcome to SK classes. In this video, we will continue a new series that is the most important polity MCQs. Okay, हम लोग तो कंटिन्यू करेंगे इम्पोर्टेंट MCQ. आज इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे अबाउट द पॉलिटी. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना. मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा एंड सारे टॉपिक के ऊपर लाऊंगा. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर वन आपको पूछा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसेबल नेचर, नॉन जस्टिसेबल नेचर, बोथ ऑफ देम और नॉन ऑफ द अबव. देखो डीपीएसपी होता क्या है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बेसिकली हम आयरलैंड से लाए थे. ओके, आयरलैंड से लाए थे. डीपीएसपी को बोलते हैं हम लोग कि वेलफेयर स्टेट. एक वेलफेयर स्टेट होने के लिए जो भी चीज़ का जरूरी रहता है वो हमको डीपीएसपी प्रोवाइड करता है. ये जो डीपीएसपी होता है, इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स क्या है. मीन्स ये स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है. ओके, स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है, ना कि ये स्टेट को कंपलसरी मैंडेटरी है कि ये डीपीएसपी पे जो भी मेंशन है वो फॉलो करने के लिए. ओके, सो ये जो डीपीएसपी होता है, दिस इज योर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. जस्टिसेबल क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ को अगर आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो डायरेक्टली, उसको हम जस्टिसेबल नेचर बोलते हैं. जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट हो गया, अगर सरकार आपका फंडामेंटल राइट्स को लागू नहीं करते तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. दैट्स वाई फंडामेंटल राइट इज ए जस्टिसेबल नेचर. बट डीपीएसपी हो गया, आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, दे ऑल आर द नॉन जस्टिसेबल नेचर. मीन्स अगर आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, डीपीएसपी हो गया, सरकार लागू नहीं करता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट को नहीं जा सकते हो. मीन्स सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा सकते हो. ओके, क्लियर. एंड ये जो डीपीएसपी याद रखना, ये बेसिकली पार्ट नंबर 4 पे मेंशन है. ओके, पार्ट नंबर 4 पे मेंशन है. एंड आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक ये डीपीएसपी मेंशनड है. एंड डीपीएसपी हम लोग आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लाए थे. एंड इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली दैट इज द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कॉन्शियंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्शियंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशंस, डीपीएसपी को हम लोग बोलते हैं. ओके, सो दैट रिमेंबर्स दिस थिंग्स. एंड डीपीएसपी में याद रखना एक आर्टिकल है जिसका नाम है 44. इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड. एंड आर्टिकल नंबर 40 भी एक है, इसको बोलते हैं पंचायती राज. ओके, अबाउट द पंचायती राज. ऑल्सो रिमेंबर वन अनदर आर्टिकल दैट इज योर 39 अल्फा. 39 अल्फा क्या बोलता है? फ्री लीगल एड. फ्री लीगल एड क्या होता है? फ्री लीगल एड मीन्स कोई गरीब या लेडीज़ वगैरह, इन लोग को क्या होता है ना, फ्री में लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है. फ्री लीगल एड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. देखो, सबसे पहले फेडरल सिस्टम होता क्या है? एक होता है फेडरल और एक होता है यूनिटरी. यूनिटरी में क्या होता है ना, पूरा पावर एक ही मीन्स वन हैंड में रहता है. ऑल पावर इन वन हैंड. बट फेडरल सिस्टम में क्या होता है? पावर इज डिवाइडेड. पावर इज डिवाइडेड. आप इंडिया का एग्जांपल ले लो. इंडिया का जो सेंटर में है, इधर एक सेंटर गवर्नमेंट है. स्टेट को जाओगे तो इधर एक स्टेट गवर्नमेंट है. ओके, ऐसे आप और भी नीचे जाओगे तो आप पंचायती राज सिस्टम देख पाओगे. पंचायती राज सिस्टम. और ये सबके पास एक डिफरेंट लिस्ट भी है. जैसे सेंटर के पास सेंटर लिस्ट है और इसको हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं. स्टेट के पास स्टेट लिस्ट है. ओके, बाकी दोनों एक चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, उसको हम कॉन्कोरेंट लिस्ट बोलते हैं. ओके, मीन्स पावर सबके पास डिवाइडेड हुआ है, इसको हम फेडरल सिस्टम बोलेंगे. तो यूएसए, इंडिया, रसिया, ये सबके पास बेसिकली फेडरल सिस्टम है. फेडरल सिस्टम है.
सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। रिमेंबर कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम ये बेसिकली किससे इंस्पायर हुआ है? कनाडा। ओके, कनाडा से इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो इंस्पायर हुआ है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल्स डील्स विथ द इक्वलिटी बिफोर लॉ? देखो दो चीज़ होता है, एक तो होता है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये जो चीज़ है ये आर्टिकल नंबर 14 पे मेंशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ इसको हम ब्रिटेन से लाए हैं, ब्रिटेन, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसको बेसिकली हम लोग यूएसए से लाए। ओके, आर्टिकल नंबर 14 ये क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखो आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। ओके, ऐसे आर्टिकल नंबर 21 अल्फा एक आर्टिकल है, ये क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं इनको कंपलसरी एजुकेशंस, दैट इज योर राइट टू एजुकेशंस। एंड ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको ऐड किए थे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 21 अल्फा। रिमेंबर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था। ओके, क्लियर? आर्टिकल नंबर 44 तो मैंने बता चुका हूँ, इट इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल नंबर 32, रिमेंबर इसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 को यूज करके वीटो अप्लाई कर सकता है। ओके, वीटो अप्लाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32, सॉरी वीटो नहीं, रीट्स इसको बोलते हैं, रीट्स, जो अध्यादेश जारी करते हैं ना, रीट्स। तो आर्टिकल नंबर 32 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट रीट्स इशू करता है। बता सकते हो हाई कोर्ट कितना नंबर आर्टिकल को यूज करके रीट्स इशू कर सकता है? 226, 226। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा? देखो लोकसभा क्या होता है? बेसिकली हमारा जो लॉ बनता है ना, ये 3 सेक्टरों के बनता है। सबसे नीचे रहता है लोकसभा, लोकसभा, और इसको बोलते हैं लोअर हाउस भी बोलते हैं। ओके, लोअर हाउस भी बोलते हैं, और इसको हाउस ऑफ कॉमन भी बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। ओके, एंड उसके ऊपर रहता है दैट इज जो राज्यसभा, राज्यसभा, इसको हाउस ऑफ एल्डर भी बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर भी बोलते हैं, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस। ओके, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं। उसके ऊपर रहते हैं प्रेसिडेंट, उसके ऊपर रहते हैं प्रेसिडेंट। कोई भी एक बिल चाहे कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, देन दोनों हाउस में पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब साइन कर लेता है फिर वो बन जाता है एक्ट, एक्ट। कौन सा वो बिल है जो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं हो पाता है? दैट इज योर मनी बिल। ओके, मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ओके, सो मिनिमम एज क्या होता है लोकसभा की मेंबर होने के लिए? रिमेंबर इट इज 25। राज्यसभा की मेंबर होने के लिए कितना एज होना चाहिए? 30 फॉर राज्यसभा। ओके, सरपंच बनने के लिए आपको कितना चाहिए? 21, एंड वोटिंग देने के लिए आपको कितना चाहिए? 18 साल, 18 साल। ओके, सो दैट रिमेंबर्स दिस थिंग्स। एंड मुझे बता सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए मिनिमम? देखो प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं। तो लोकसभा से जैसे हो सकते हैं तो लोकसभा की मेंबर बनने के लिए 25 चाहिए, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम आपको 25 साल उम्र होना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए हाई कोर्ट की जज की रिटायरमेंट एज एंड सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया की प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंटमेंट करते हैं? रिमेंबर इट इज योर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं।
प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होते हैं और अपॉइंटेड होते हैं। रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते। आप लोग सारे वोट दिए होंगे, आपको तो पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका नाम लेके हम कभी वोट नहीं देते कि मैं प्राइम मिनिस्टर को वोट दे रहा हूँ। आप एक सांसद को वोट दोगे, सांसद को, वो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट, उनकी ओथ, शपथ पाठ कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराता है। प्रेसिडेंट को कौन शपथ पाठ कराता है? रिमेंबर, दैट इज योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना होने पर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, क्लियर? रिमेंबर दिस थिंग्स। प्राइम मिनिस्टर के साथ एक रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, रिमेंबर, ये लोग कॉलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। ओके, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट एंड कॉलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। क्लियर अभी? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो दैट रिमेंबर, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टोटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। एंड ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है बेसिकली हम USSR, जिसको अभी हम रसिया बोल रहे हैं, तो रसिया कॉन्स्टिट्यूशन से आया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये ओरिजिनली अपना संविधान में नहीं था, इसको हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था? 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए थे। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी किसकी रिकमेंडेशंस में हुआ था? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस में बेसिकली ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था। ओके, ऑल्सो रिमेंबर, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी एंड DPSP, ये दोनों क्या होता है? नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। बट उसी जगह पर आप देखोगे फंडामेंटल राइट जो होता है, दिस इज द जस्टिसेबल इन नेचर, जस्टिसेबल इन नेचर। ओके, क्लियर अभी? वेरी गुड। एंड फंडामेंटल राइट्स, रिमेंबर, इसको हम USA कॉन्स्टिट्यूशन से लाए थे, फंडामेंटल राइट। एंड ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, इसको रसिया कॉन्स्टिट्यूशन से लाए थे। देखो, सारे अपना ड्यूटी करने में रुसते हैं। ओके, सो USSR से हम लोग लाए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा? जो राज्यसभा होता है इसका टेन्योर क्या होता है? देखो, मैंने बताया था कि ये जो राज्यसभा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा का जो हाइस्ट मीन्स हेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन्स। चेयरपर्सन ऑफ अ राज्यसभा, चेयरमैन उसको बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ अ राज्यसभा। ये चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को बोला जाता है एक्स ऑफिस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ये जो राज्यसभा होता है, इधर जितना भी मेंबर आते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर का होता है, 6 साल का होता है राज्यसभा के मेंबर। बट हर 2 साल में 1/3 पार्ट पीपल रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो हर 2 साल में 1/3 निकल गए, फिर पीछे वाला घुस गए, फिर 1/3 निकल गए, फिर पीछे वाला घुस गए। इसीलिए ये जो राज्यसभा है ये कभी टूटता नहीं। इसलिए राज्यसभा को क्या बोलते हैं? परमानेंट। ओके, इट इज़ ए परमानेंट हाउस। सो दैट इसका टर्नियर क्या होता है? इट इज़ ए परमानेंट बॉडी। बट इसका हर एक मेंबर का टर्नियर कितना होता है? 6 साल होता है, 6 साल होता है। लोकसभा का जो मेंबर होते हैं इनका टर्नियर कितना होता है? 5 साल होता है। तो लोकसभा हर 5 साल में भंग किया जाता है, भंग किया जाता है। बट जो राज्यसभा होता है इट इज़ ए परमानेंट बॉडी होता है। क्लियर अभी? एंड मान लो कोई एक बिल जो लोकसभा में पास हो गया बट राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा है, इस सिचुएशन में जॉइंट सेशंस बैठाया जाता है, जॉइंट सेशंस बैठाया जाता है। एंड ये जॉइंट सेशंस को प्रिजाइडिंग कौन करते हैं? रिमेंबर, स्पीकर। स्पीकर जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइडिंग करते हैं।
ओके एंड रिमेंबर्स दिस थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का दो अधिवेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए. रिमेंबर इट इज मैक्सिमम 6 मंथ. 6 महीने में आपको तो एक बार एक अधिवेशन करना ही पड़ेगा, एक सेशंस करना ही पड़ेगा. बेसिकली साल को 3 सेशंस हम करते हैं. एक तो बजट सेशंस हो गया, ओके, और एक मानसून सेशंस हो गया, मानसून सेशंस, और एक क्या हो गया, विंटर सेशंस. विंटर सेशंस मान लो कोई एक सेशंस को बंद कर दिया गया, बट मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको और एक सेशंस करना ही पड़ेगा. मीन्स दोनों सेशंस के बीच में जो गैप मैक्सिमम कितना रह सकता है, 6 साल रह सकता है. क्लियर अभी? ओके, वेरी गुड. एंड ऑल्सो रिमेंबर जब कोई भी सेशंस पावर में नहीं रहता है उस टाइम पे लॉ कैसे पास करता है. प्रेसिडेंट एक राइट्स इशू करते हैं जिसका नाम है ऑर्डिनेंस. प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं और ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या होगा, मान लो कोई भी हाउस अभी पावर में नहीं है. देखो कोई भी बिल पास करने के लिए प्रोसीजर क्या है, राज्यसभा या लोकसभा को लाओ, फिर लोकसभा या राज्यसभा में पास करो, फिर प्रेसिडेंट साइन करो. मान लो कोई भी हाउस अभी सेशंस में नहीं है तो इस जगह पर क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करेंगे. ओके, ऑर्डिनेंस इशू करेंगे. कितना नंबर आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 123, 123 ऑर्डिनेंस इशू. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है which schedule deals with the divisions of power between center and state. means power divisions between center and state. इसका मतलब क्या है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूछ रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर कौन सा स्केड्यूल में लिखा हुआ है. ओके, कौन सा स्केड्यूल में लिखा हुआ है आपका फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड कर दीजिए. तो ये फेडरल स्ट्रक्चर अपना संविधान की 7 स्केड्यूल में लिखा हुआ है. टोटली हम लोग के पास हाउ मेनी स्केड्यूल, रिमेंबर देयर आर 12 स्केड्यूल. 12 स्केड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. कभी डिटेल्स में पढ़ेंगे 12 स्केड्यूल. उसको ट्रिक्स याद रखने के लिए एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. टी फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, ई फॉर एम्बुलमेंट्स और सैलरी, ए फॉर अफर्मेशंस एंड ओथ, ओके, आर फॉर राज्यसभा, S for schedule area, okay, TEARS of O for other schedule area, F for federal list, O for official language, L for land, D for defections, P for panchayat and M for municipality. That means ये जो 12 schedule है ये बेसिकली क्या बोलता है. ओके, क्लियर. सो रिमेंबर कि बेसिकली अपना जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली कितना नंबर स्केड्यूल में आ जाएगा, आपका 7 स्केड्यूल में आ जाएगा. कभी डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको. ओके, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल बेसिकली यूज किया जाता है. सो रिमेंबर आर्टिकल नंबर 61 के अंडर आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो. ओके, एंड रिमेंबर ये जो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आपको नया प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड करके लाना ही पड़ेगा. ओके, 6 महीने के अंदर मैक्सिमम. एंड ये जो प्रेसिडेंट होता है इनको बोला जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस. सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस. एंड आर्टिकल नंबर 54 क्या बोलता है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल नंबर 110 क्या बोलता है, दैट इज योर मनी बिल. ओके, मनी बिल कौन डिसाइड करता है, इट इज ए मनी बिल और इट इज ए ऑर्डिनरी बिल. रिमेंबर स्पीकर ऑफ लोकसभा. स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं कि ये एक मनी बिल है और ये एक ऑर्डिनरी बिल है. आर्टिकल नंबर 112 क्या बोलता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, नथिंग बट बजट. बजट को ही हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं जो कि आर्टिकल नंबर 112 में मेंशन्ड है. ओके, सो रिमेंबर्स दिस थिंग्स. एंड ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, तो ये जो प्रेसिडेंट आर
इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो भी हम लेके आएंगे।